बेटा आज आपका स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 9 है हमारा उपसह संयोजन यौगिक। ठीक है, देखो बात करें उपसह संयोजन यौगिक चैप्टर नेम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इसका जो उल्लेख मिलता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो हमें कहाँ मिलता है बेटा? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। कहाँ मिलता है? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। यदि उसका हिंदी नाम लिखें तो उपसह संयोजन रसायन। उपसह संयोजन और इंग्लिश नाम होता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ये हमारा क्या है? एक साइंस है। और उपसह संयोजन रसायन होती क्या है लिखेंगे बाद में, पहले हम पूरा चैप्टर का बेस समझेंगे। उपसह संयोजन रसायन होती क्या है? विज्ञान की वह शाखा या कहें रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उपसह संयोजन यौगिक एवं संकर यौगिक, उपसह संयोजन यौगिक एवं संकर यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसह संयोजन रसायन कहते हैं। उपसह संयोजन यौगिक कैसे होते हैं बेटा? कहीं पर ऐसा लिखा देखा होगा आपने, जैसे लिख दिया K4 FeCN6, ऐसे लिखा देखा होगा कहीं। इस टाइप के आपने कुछ यौगिक देखे होंगे, कंपाउंड देखे होंगे, और वो इस प्रकार के जो कंपाउंड होते हैं जिनमें स्क्वायर ब्रैकेट आता है यानी बड़ा कोष्ठक आता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसह संयोजन यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? जब आपको कहीं पर ऐसे ब्रैकेट दिख जाए, बड़ा कोष्ठक बाहर और अंदर छोटा कोष्ठक हो, तो समझ लीजिए वो क्या है? उपसह संयोजन यौगिक है। क्या है? उपसह संयोजन यौगिक है। यदि हमें लैब में कहा जाए कि ये बताइए कोई चीज, कोई भी हमें दे दिया जाए कंपाउंड कि इसमें से तत्वों को अलग अलग करिए या ये बताइए सिद्ध करिए कि उपसह संयोजन यौगिक है या, तो सीधी सी बात है कि इसकी क्रिया जल से करा दो। किससे करा दो? तो इसका जो बाहर वाला पोर्शन है ये तो अलग हो जाता है और ये ब्रैकेट का अंदर अंदर वाला पोर्शन अलग हो जाता है। कब? जब इसकी क्रिया जल से कराई जाती है। अच्छा, बात करते बेटा यौगिकों की। तो यौगिक क्या होते हैं? यौगिक होते क्या हैं? ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड कंपाउंड्स, यानी तत्वों का समूह क्या कहलाता है? यौगिक क्या होते हैं? केवल यौगिक की बात करें, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड कंपाउंड्स, यानी यौगिक या कह सकते हैं तत्वों का समूह यौगिक कहलाता है। भाई हमने लिया कि हमने ले लिया, मानो सोडियम ले लिया, हमने कार्बन ले लिया, हमने ऑक्सीजन ले लिया। ठीक है, इन तीनों को मिला दो, सोडियम कार्बन ऑक्सीजन मिला के बनेगा क्या? भाई ये हमें देखो नॉलेज होनी चाहिए। और क्या बनेगा? Na2CO3, यही तो बनेगा। संतुलित करेंगे तो ऑक्सीजन ये हो गया हमारा, 3 यहाँ से, 2 यहाँ और 2 ही यहाँ, ये बन गया। ठीक है, अब देखो एक ये तत्व है, ये भी तत्व है और ये भी। अब इन तीनों तत्वों को हमने मिला करके एक साथ रख दिया तो ये क्या बन गया? तत्वों का एक समूह बन गया ना, ग्रुप बन गया। और तत्वों का जो समूह बनेगा वो क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? यौगिक कहलाएगा। अब बात करें यौगिकों के प्रकार की। मैं आपको केवल बेस करा रहा हूँ, अभी हमारा कोई इसमें जो सिलेबस है 9 चैप्टर वो स्टार्ट नहीं हुआ है। तो देखो बात करें बेटा यौगिक के प्रकार। यौगिक के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के यौगिक पाए जाते हैं बेटा।
पहला आता है हमारा आयनिक यौगिक, आपने 11th क्लास में पढ़ा है यदि याद हो तो। वैसे याद तो कल का भी आज तक नहीं रहता, तो 11th का 12th में याद रखना बहुत बड़ी बात है। तो आयनिक यौगिक क्या होते हैं बेटा? ऐसे यौगिक जो तत्वों के आयनों के ऊपर डिपेंड करते हैं और जो आयनों की संख्या से बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक कहते हैं। या ये कहें कि दो तत्व अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, यानी एक पॉजिटिव आयन होगा, दूसरा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को सपोर्ट करेगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को सपोर्ट करेगा, और दो तत्व मिलकर के क्या बना देंगे? एक यौगिक बना देंगे। भाई हमने कह दिया जैसे मानो AgNO3, ठीक है, Ag 1 पॉजिटिव होता है और NO3 1 नेगेटिव होता है। जहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव की संख्या समान हो, या ये कहें कि एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, तो वहां पर क्या होता है? आयनिक यौगिक होते हैं। या हम कहते हैं NaCl, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ये भी क्या हो गया? आयनिक यौगिक हो गया। बात करें दूसरा, तो दूसरा होता है सहसंयोजी यौगिक। सहसंयोजी यौगिक क्या होते हैं बेटा? वे यौगिक जो संयोजक या सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं या सहसंयोजक बंध द्वारा बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। जैसे भाई देखो, ये मान लिया हमने CH4 मैथेन बन गया। क्या बन गया? अब मैथेन में क्या है कि जो C है वो भी पॉजिटिव है और H भी क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव से क्रिया कर लेगा? कर पाएगा? भाई एक क्रिया की है तभी तो CH4 बना है, पर क्रिया कैसे की? आबंधों के द्वारा। किसके द्वारा? इस प्रकार से C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड, यानी एक आबंध के द्वारा जुड़ा हुआ है, ना कि आयनों के द्वारा। किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? आबंध, बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। और ये वाला ये क्या है? हम कल बात कर रहे थे आपसे एक सूत्र के बारे में, और कौन सा है? संरचना सूत्र, वो यही है, ठीक है। बॉन्ड लगा के उसको प्रदर्शित करते हैं, वही हमारा क्या होता है? संरचना सूत्र का स्ट्रक्चर फॉर्मूला कहलाता है। तो बेटा पहला यौगिक तो हो गया हमारा आयनिक यौगिक, जहां पर दो तत्वों के आयन आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? एक नया यौगिक बनाते हैं, जो कि पीछे आपको हम बता भी चुके हैं, जहाँ संयोजकता निकाल करके हमने कंपाउंड्स बनाए थे, ध्यान है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनाए थे। और एक दूसरा हो गया हमारा सहसंयोजी, ये हमारी परसेंट से बन जाते हैं या फिर आबंधों के द्वारा बनते हैं, ठीक है। और तीसरा आता है हमारा उपसह संयोजन यौगिक, ठीक है। तो ये दो प्रकार के यौगिक तो हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, और तीसरा पढ़ेंगे यहाँ पर। तो पहला हमारा टॉपिक है या चैप्टर नाम है हमारा उपसह संयोजन यौगिक। इसके बारे में जानने से पहले हम पढ़ेंगे द्विक लवण क्या होते हैं। इसको जानने से पहले पढ़ना है हमें द्विक लवण। अब द्विक लवण से मतलब क्या है? देखो, द्वे का मतलब क्या हो गया? दो चीजें। जहां दो लवण आपस में मिल रहे होंगे उसे हम क्या कहेंगे? द्विक लवण कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विक लवण कहेंगे। देखिए बेटा, तो द्विक लवण में बताया मैंने तुम्हें, द्विक लवण क्या है? दो लवणों का मिश्रण, दो लवणों का मिश्रण। अब दो लवण कैसे बेटा मिलाएंगे? कैसे? पहली बात तो ये जान लें कि जो द्विक लवण होते हैं वे क्या होते हैं? योगात्मक यौगिक होते हैं। योगात्मक या आणविक। योगात्मक क्यों होते हैं? क्योंकि इन्हें दो लवणों को जोड़ करके बनाया जाता है, योग करके बनाया जाता है। आणविक क्या होते हैं? कि अणुओं की संख्या भी जुड़ी हुई होती है। अच्छा, बात करें बेटा कि इसका वास्तविक डेफिनेशन क्या होती है और ये बनते कैसे हैं? बनते कैसे हैं ये? दो या दो से अधिक लवणों के
सरल आणविक अनुपात में मिलने से। किससे? सरल आणविक अनुपात में मिलने से किसका निर्माण होता है? द्विक्लवणों का। वास्तविक डेफिनेशन क्या है इसकी? वे योगात्मक यौगिक जो ठोस होते हैं परंतु जलीय विलयन में अपने घटकों के आयनों में या घटक आयनों में विघटित हो जाते हैं या जलीय विलयन में अपनी पहचान खो देते हैं। जो वास्तविक पहचान होती है उसको ये खो देते हैं। घटक क्या होते हैं बेटा? भाई हमने लिखा है यहाँ पे कि NaCl, ये भी तो एक लवण है। अब घटक क्या होगा? इसमें दो घटक है, एक तो सोडियम है, दूसरा क्लोरीन है। ये क्या है? इसके घटक हो गए। यानी जिन चीजों से वो मिलकर के बना हुआ है, एक दीवार बनी हुई है मानो, और दीवार में क्या क्या लगा हुआ है? ईंट लगी हुई है, सीमेंट लगी हुई है, रोड़ी है, बदरपुर, बहुत सारी चीजें होती हैं। और कैसे भी उन्हें हम तोड़ करके वापस रोड़ी को अलग निकाल दें, बदरपुर अलग निकाल दें, बालू अलग निकाल दें, सीमेंट अलग निकाल दें, ईंट को अलग रख दें, ये क्या होगा? उसका जो उसके जिन घटकों से वो मिल करके बनी थी उसको वापस अलग अलग कर दिया हमने, तो वो क्या हो गए? उसके विघटित घटक हो गए। क्या हो गए? विघटित घटक हो गए हमारे। ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कि इनको जब जल में मिलाया जाता है तो ये क्या करते हैं? अपनी पहचान खो देते हैं। देखो एग्जाम्पल देख लो इसका। K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2, ये क्या है? पोटासेलम, जिसका सामान्य नाम फिटकरी होता है। ठीक है बेटा। अब ये फिटकरी किससे बना? ये एक द्विक्लवण है। ये क्या है? द्विक्लवण। अब हम कैसे कहें कि ये द्विक्लवण है? क्योंकि ये दो प्रकार के लवणों से मिलकर के बना हुआ, एक तो पोटेशियम सल्फेट, एक एल्युमिनियम सल्फेट। एक पोटेशियम सल्फेट और एक हो गई एल्युमिनियम सल्फेट। देखो बेटा मैं समझाऊं कैसे। देखो K2SO4, K की जो संयोजकता होती है वो +1 होती है। कितनी होती है भाई? इसका परमाणु क्रमांक 19 होता है और ये आएगी 2,8,8,1, यही तो आ गई। और इसके कितने परमाणु हैं? 2। तो भाई इसके K की परमाणु संयोजकता हो गई +1, गुणा किससे हो रहा है? उसमें 2 से। सल्फेट की संयोजकता होती है -2। जब नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयंस का नंबर यानी एनायंस और कैटायंस बराबर हों तो वो क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। भाई उदासीन हो गया ना, उसके पास 2 ही पॉजिटिव और 2 ही, जब नेगेटिव और पॉजिटिव की संख्या बराबर हो गई, ना तो वो धनात्मक रहा और ना ही ऋणात्मक रहा, जब क्या हो गया? फिर वो उदासीन हो गया। क्या हो गया? उदासीन। और उदासीन को क्या कहते हैं? हम लवण कहते हैं। ठीक है। बात करें देखो इसकी Al2SO4 की होल थ्राइस। इसके एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13, 2,8,3। कितनी आ गई संयोजकता बेटा? 3 आ गई ना, +3। और इस पर परमाणु कितने लग रहे हैं? तो +3 × 2 = +6 हो गई, है ना। मैंने सल्फेट की कितनी बताई यहाँ पे? तो यहाँ भी तो -2 होगी और मल्टीप्लाई कितना हो गया? नेगेटिव पॉजिटिव बराबर क्या हो गया? उदासीन हो गया। और उदासीन है तो क्या होगा? ये देखो यहाँ पर 2 लवण एक साथ मिल गई, एक तो पोटेशियम सल्फेट और दूसरा एल्युमिनियम सल्फेट। जहां 2 लवण आपस में मिल जाएं, और ये क्या है? जल वाष्प होती है। ये क्या होती है? जल वाष्प। जब 2 लवण आपस में एक साथ मिल जाएं तो उसे हम क्या कहते हैं? द्विक्लवण कहते हैं। ये भी H2O भी क्या होता है? उदासीन होता है। देखो H2O भाई, H का परमाणु क्रमांक 1, संयोजकता भी 1 होती है, और इस पर कितने परमाणु हैं? 2। तो इसकी +2 हो गई H2 की। बात करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन का 8 होता है परमाणु क्रमांक, संयोजकता निकालें 2,6। और मैं बता चुका हूं जब संयोजकता 4 से अधिक होती है तो उसमें से 8 घटा दिया जाता है, -2 आ गई। -2 +2 बराबर हैं, तो इसको भी हम एक उदासीन ही कहेंगे। ये भी क्या है? H2O भी उदासीन है। तो यहाँ 3 लवण जुड़ गए
तो यार मैंने बताया 2 या 2 से अधिक लवण सरल आणविक अनुपात में मिलकर क्या बनाते हैं? द्विक लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? द्विक लवण बनाते हैं। कैसे? एक सरल अनुपात में जुड़ने के पश्चात। दूसरा बताया मैंने आपको कि जब इन्हें जलीय विलयन में, जब द्विक लवणों को जल में घोला जाता है तो ये अपना अस्तित्व खो देते हैं। देखिए ऐसे K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। अब इसको क्या करें? जल में घोल दें। जल में घोलने पर क्या होगा बेटा? देखो ये पोटेशियम है, ये अलग निकल जाएगा। कितना है पोटेशियम? 2 अणु हैं, इस पर 1 पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो अब बेटा देखो इसके हम जल से क्रिया करा रहे हैं, तो इसमें देखो पहला हमारा जो तत्व है, एलिमेंट है, वो हमारा क्या? पोटेशियम। पोटेशियम यहां से अलग निकल गया, प्लस दूसरा हमारा एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम के भी 2 परमाणु हैं और संयोजकता होती है +3। ठीक है, सल्फेट कितना है? 3 यहां और 1 यहां। कितना सल्फेट है? 4 सल्फेट। 4SO4, इसकी -2 होती है। कितनी होती है? और बचा क्या? जल। ये जल अलग भाप के रूप में उड़ जाता है या जल के साथ घुल जाता है। ठीक है, तो इसमें जितने भी घटक मिले हुए थे, एल्युमिनियम, पोटेशियम, सल्फेट, जल, सब क्या हो गए? अलग अलग। कब हो गए? जब इसको जल में घोला गया। और जब जल में घोला जाता है द्विक लवण को, तो क्या होता है? उसके जितने भी घटक होते हैं सभी अलग अलग विघटित हो जाते हैं। देखो बेटा, बात करें उपसह संयोजन यौगिक। उपसह संयोजन यौगिक क्या होते हैं? वे योगात्मक यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु, परमाणु या आयन किसी लिगेंड के साथ जुड़ा होता है। किसके साथ? लिगेंड क्या होता है? कोई एक परमाणु या परमाणुओं का समूह, उससे जुड़ा होता है क्या? कोई भी धातु। उससे क्या कहते हैं? देखो इस रूप होता है इसका। यहाँ पर कोई भी एक मेटल मिलेगी आपको, और मेटल क्या होगी? मोस्टली डी ब्लॉक। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट होगा, यहाँ पर एक लिगेंड मिलेगा और यहाँ पर कोई ना कोई नंबर मिलेगा। ठीक है, इसके बाहर या तो यहाँ पर पॉजिटिव आयंस होंगे या यही आयन इधर मिलेगा, तो ऐसे मिलेगा ML। इधर कोई आयन मिलेगा तो नेगेटिव मिलेगा। ठीक बेटा, ये जगह जो मिलेगी यहाँ पर क्या मिलेगा? कोई ना कोई मेटल मिलेगी। ठीक है, डी ब्लॉक। लिगेंड जो होगा उदासीन होते हैं, हमेशा ज्यादातर उदासीन होते हैं। ठीक है, उदासीन यानी पॉजिटिव नेगेटिव बराबर। एन क्या है? जो फॉर एग्जांपल दे दो इसका, एक मैं शुरुआत में भी दिया था, मानो K4 ऐसे दिया है, FeCN6 ऐसे दे रखा है। ठीक है, ये टोटल क्या है बेटा? उपसह संयोजन यौगिक का एक टोटल। ठीक है, इस पार्ट को क्या कहते हैं? हम आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयन। ये वाला पार्ट कहलाता है केंद्रीय धातु, परमाणु या आयन। केंद्रीय धातु, परमाणु या केंद्रीय धातु, आयन। कौन सा वाला भाग? ये वाला। और इस वाले भाग को क्या कह सकते हैं हम? ये होता है लिगेंड। ये क्या कहलाता है बेटा? जो स्मॉल ब्रैकेट में अंदर बंद होता है उसको क्या कहते हैं? लिगेंड। और लिगेंड के बाद जो संख्या लिखी होती है उसको क्या कहते हैं? उपसह संयोजन संख्या। उपसह संयोजन
देखो ये जो टोटल पोर्शन है यहां से और यहां तक का, वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है उपसय संयोजन यौगिक। जो लिगैंड होते हैं ये क्या होते हैं? लिगैंड इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म, युग्म का मतलब क्या होता है? पेयर, जोड़ा, यानी इलेक्ट्रॉनों का एक जोड़ा दान कर देते हैं। कम से कम एक, अधिकतम ज्यादा भी कर सकते हैं। और जो केंद्रीय धातु होती है वो क्या करती है? इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही, यानी ये इलेक्ट्रॉन के जोड़े को ग्रहण करती है। कौन सा जोड़ा? जो लिगैंड ने दान किया। इसमें ये लिखा हुआ है FeCN6, यानी जो बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद है, इसको क्या बोलते हैं? टोटल पोर्शन को हम संकुल यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? संकुल यौगिक। समझ में आ गया बेटा? ये जो बाहर होते हैं बड़े बड़े ब्रैकेट के बाहर, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, आगे होंगे तो पॉजिटिव होंगे, पीछे होंगे तो नेगेटिव, ये आयंस कहलाते हैं। ये केंद्रीय धातु, परमाणु या आयन, ये हमारा लिगेंड कहलाता है। ये वाली उपसय संयोजन संख्या कहलाती है। ठीक है, लिगेंड होते हैं जो दान करते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म का, और जो केंद्रीय धातु होती है वो उन्हें ग्रहण करती है। जैसे को हमें दिया है FeCN6, इसकी हम संरचना बनाएं तो क्या बन जाएगी? वो FeCN CN 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 CN। ठीक है, इसके पास भी एक युग्म है उसका इलेक्ट्रॉन का, इसके पास भी एक युग्म, इसके पास भी, जितने भी हमारे साइड हैं यानी CN, सभी के पास क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म है। एक से अधिक भी हो सकता है। और ये सारे इलेक्ट्रॉन युग्म किसको दे देंगे? आयरन को दे देंगे। किसको दे देंगे? आयरन को, यानी केंद्रीय धातु। अब जो ले रहा है वो कौन हो गया? ग्राही, और जो दे रहा है वो कौन हो गया? दान करने वाला। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? उपसय संयोजन।